तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 भूगोल के वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सभी प्रश्न 7 फरवरी को होने वाली परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, यानी कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही मदद करने वाला है, यानी कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं या फिर इस वर्ष आप बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने वाले हैं। ठीक ना, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। और यह रहा आपका पहला प्रश्न कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई। ठीक ना, आज हम लोग संसाधन का इतना तेजी से इतना ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो उसे हम किस प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है। ठीक ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों इस प्रश्न पे। देखिए हम लोग ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते हुए सिर्फ हम लोग प्रश्न और उसका आंसर बात करेंगे, क्योंकि परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। ठीक ना, यानी कि एक सप्ताह और परीक्षा बचा हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसे देखते जाते हैं डायरेक्ट। ठीक ना, हम लोग क्या लिखेंगे कि आज विश्व में इस भागदौड़ की जिंदगी में सभी व्यक्ति अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग करना चाहता है, अधिक से अधिक सामुदायिक वस्तुओं को पाना चाहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बच्चों कि जितने भी इस धरती पे लोग हैं सभी कोई संसाधन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाह रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन को अपने अधीन लेना चाह रहा है। ठीक ना, अपने पास रखना चाह रहा है। तो इसलिए हम देखते हैं कि कुछ लोगों के पास संसाधन बहुत मात्रा में आ रहा है और कुछ लोगों के पास संसाधन की कमी हो रही है, जिसके कारण से हम देख रहे हैं कि समाज दो वर्गों में बढ़ते जा रहा है। कौन कौन सा? एक हो गया गरीब वर्ग और एक हो गया अमीर वर्ग। यानी कि जिसके पास संसाधन ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है, जो आसानी से ले पा रहा है, जिसके पास पावर है, जिसके पास ताकत है, वो संसाधन को अपने हैंड में ले रहा है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का उपयोग कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे जिससे संसाधन की क्या क्या इससे परिणाम दुष्परिणाम है, क्या क्या हमें समस्याएं देखने को मिल रही। तो पहला समस्या हम ये लिखेंगे कि कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण संसाधनों का क्या हो रहा है बच्चों, तो संसाधनों का दोहन हो रहा है। यानी कि संसाधन जितना तेजी से खत्म होना चाहिए उससे कई गुना तेजी से संसाधन क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है। ठीक ना, संसाधन कुछ लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिसके कारण समाज आज अमीर और गरीब दो वर्गों में बट गया है। ठीक ना, समाज कितने वर्गों में बट गया बच्चों, तो समाज दो वर्गों में बट गया है। कौन कौन सा? एक हो गया अमीर वर्ग और एक दूसरा हो गया गरीब वर्ग। ये दो वर्गों में आज समाज बट गया है। और संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट क्या हो गई, पैदा होगी, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय और भूमि निम्नीकरण। ये सभी कारण भी किसके वजह से हो रहा है, तो हम जितने ज़्यादा संसाधनों का दोहन करें। अब आप ये कहिएगा कि भैया ये भूमंडलीयकरण तापन कैसे हो रहा है, तो हम लोग इतना तेज़ी से जो जंगल को काट रहे हैं और जो कोयला जला रहे हैं, लकड़ी को जला रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकल रहा है वो क्या कर रहा है, तापमान में वृद्धि का वो भी कारण है कि नहीं। तो और ओजोन परत अवक्षय जो हम लोग इतना ज़्यादा हम लोग प्रदूषण फैला रहे हैं, तो ये सभी कारण क्या है, ये सभी संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से ही। तो आज हम लोग जो इतना ज़्यादा जो पेट्रोल डीजल से जो चलने वाला जो गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं, तो उससे जो धुआं निकल रहा है वो भी पर्यावरण प्रदूषण का क्या है, कारक है। तो यानी हम कह सकते हैं कि भैया संसाधन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं तो इससे हमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल सकती है। उसमें से हम 2-3 समस्याओं का जिक्र करेंगे। ठीक ना, और क्या हो रहा है कि भैया जितना अधिक हम संसाधन का उपयोग कर रहे हैं तो इस कारण से और एक समस्या देखने को मिलती है, वो समस्या क्या है, प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक ना, प्रदूषण में वृद्धि। यानी कि हम लिख सकते हैं कि संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से पूरे विश्व में प्रदूषण की मात्रा लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। अत्यधिक उद्योग के कारण, वाहनों का प्रयोग इत्यादि के कारण प्रदूषण में वृद्धि होती जा रही है। यानी कि जितना ज़्यादा हम लोग, जितना तेज़ी से हम लोग संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, जितना ज़्यादा वाहनों का उपयोग कर रहे हैं, मशीनों का उपयोग कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर ऐसे ही बढ़ते रहा तो आने वाले समय में यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा का विषय बन सकता है। यानी कि आज आप देख सकते हैं त्वचा कैंसर हो गया या फिर फेफड़े का बीमारी, दमा का बीमारी, ये सभी बीमारी किसके कारण से हो रहा है, तो ये सभी बीमारी कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण से ही रिलेटेड है। और वायु प्रदूषण किससे हो रहा है, तो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, यही सभी कारण क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। ठीक है ना, तो आज संसाधनों के अत्यधिक उपयोग को रोकने की आवश्यकता है, जिससे मानव के लिए बढ़ती समस्याओं को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ठीक ना, जिससे क्या हो सके कि भाई आज जो मानव के लिए जो इतना खतरा बढ़ते जा रहा है उसको कम
कर सकते हैं, ठीक ना। इन समस्याओं को कम किया जा सकता है, ठीक ना। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है, ठीक ना। जल दुर्लभता किसे कहते हैं और इसका मुख्य कारण क्या क्या है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों कि जल दुर्लभता का अर्थ है जल की कमी, यानी कि जल दुर्लभता हम लोग कहते हैं किसको है, तो भैया जल दुर्लभता का मतलब हो गया जल की कमी होना को ही हम लोग क्या कहते हैं, जल दुर्लभता कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में बात कहें तो जब किसी वस्तु की आपूर्ति मांग से कम हो तो वो वस्तु दुर्लभ हो जाती है, यानी कि जितना ज़्यादा जिस वस्तु का क्या है डिमांड है उससे कम सप्लाई है, यानी कि जितना आवश्यकता है आवश्यकता से कम अगर कोई वस्तु अगर हमें प्राप्त है या फिर मिल रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, दुर्लभ वस्तु कहेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको अगर 1000 रुपये की आवश्यकता है, लेकिन आपके पास मात्र आप चारों तरफ से जुगाड़ करके देखें आपके पास 500 रुपये, तो आपके लिए 500 रुपये क्या है, दुर्लभ है कि नहीं। वो आपको बहुत मुश्किल से मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो दुर्लभ मतलब जो हमें जितना आवश्यकता है उतना हमें वो नहीं मिल रहा है, इसलिए ना हम कहते हैं कि भैया पैसा हमारे लिए क्या है, दुर्लभ है, वो हमें आसानी से नहीं मिलती है। तो उसी प्रकार से जल भी क्या है, जल भी ऐसी वस्तु है जो कहीं कहीं क्षेत्रों में क्या होती है कि भैया पानी का एकदम अपार समस्या है, पानी आपको मिलता ही नहीं है। तब क्या लिखेंगे कि दूसरे शब्दों में जब किसी वस्तु की आपूर्ति मांग से कम हो तो वह वस्तु क्या हो जाती है, दुर्लभ हो जाती है। देश के कई क्षेत्रों में जल की क्या होती है, बहुत ही कमी होती है। कई क्षेत्रों में हम देखते हैं जल की क्या है, बहुत ही कमी है, ठीक ना। जल की कमी के क्या क्या कारण है, हम क्या लिखेंगे कि भैया किसी प्रदेश में अधिक जनसंख्या जल की कमी का क्या हो सकता है, प्रमुख कारण है, ठीक ना, प्रमुख कारण है। प्रत्येक व्यक्ति को पीने के लिए, भोजन के लिए, कपड़े धोने आदि के लिए पानी की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति चाहे वो कोई भी हो, हर व्यक्ति को ये काम करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, ठीक ना। आप चाहे नहाने के लिए हो, धोने के लिए हो, कपड़ा धोने के लिए हो, खाना बनाने के लिए हो, हर चीज़ में हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो जल की आवश्यकता पड़ती है। और अगर जल की कमी हो तो लोग का जो जितना आवश्यकता है वो आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाएगी, ठीक ना। प्रदेश में यदि कम वर्षा है तथा सूखा है तो जल की कमी होगी ही होगी, ठीक ना। अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में अगर वर्षा कम हो रही है या फिर सूखा क्षेत्र है तो वहाँ पे जल की कमी होगी, जैसे कि राजस्थान के क्षेत्रों के बारे में हम लोग जानते हैं ना। तो अति शोषण या फिर अत्यधिक उपयोग जल की कमी का क्या हो सकता है, प्रमुख कारण है, ठीक ना। असमान जल भी जल के अभाव का ही कारण है। असमान रूप से जो जल का वितरण है ये भी क्या है, जल के अभाव का ही कारण है, ठीक ना। चलिए फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भैया उद्योगों का क्या महत्व है, ठीक ना। फैक्ट्री का क्या महत्व है, उद्योग हम लोग क्यों लगा रहे हैं, आखिर इसका महत्व क्या क्यों है। तो देखिए उद्योग किसी भी देश के अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सबसे पहला तो देखिए उद्योग से क्या होता है, उद्योग लोगों को, वहाँ के लोगों को क्या देती है, रोजगार देती है, ठीक ना। और संसाधन आसानी से लोगों को आसानी से कम, मतलब देखिए किसी भी क्षेत्र में अगर उद्योग लगाया जाए तो वहाँ पे रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ वहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सामने आपके बाजार मूल्य में आपको क्या, बाजार मूल्य में आपको कमी देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए वही सामान किसी दूसरी जगह बन रहा है तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर जो यहाँ पे आएगा तो ट्रांसपोर्टिंग खर्चा भी उसमें क्या हो जाएगा, जुटेगा। लेकिन सामान अगर उसी क्षेत्र में बना है तो सामान का दाम भी क्या होगा, कम होगा, यानी कि लोगों का आसानी से वो सामान उपलब्ध हो जाएगा। तो उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक ना। देखिए उद्योग के द्वारा लोगों के दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, यानी कि हम जो वस्तु का हम लोग जो आज जितना ज़्यादा जो भी वस्तु का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जो भी प्रयोग कर रहे हैं, वो वस्तु कोई ना कोई क्या बना है, फैक्ट्री में ही बना है, उद्योग में ही बना है, ठीक ना। तो वस्तुओं का निर्माण उद्योग में ही किया जाता है और उद्योग लोगों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। यानी कि फैक्ट्री क्या करती है कि भैया हमारी जो आवश्यकता है वो आवश्यकता का सामान को उद्योग बना रहा है ताकि वो हमें आसानी से कम लागत में क्या हो सके, मिल सके, यानी कम पैसा में हमें वो सामान मिल सके, ठीक ना। उद्योगों के द्वारा निर्मित वस्तुएं देश विदेश में बेचकर विदेशी मुद्रा भी क्या हो सकती है, कमाई जा सकती है, ठीक ना। यानी कि उद्योग के द्वारा निर्मित वस्तुएं देश विदेश में बेचकर विदेशी मुद्रा इससे कमाई जा सकती है, जिससे राष्ट्रीय धन में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक ना। जिसके कारण क्या होती है, राष्ट्रीय धन में
वृद्धि होती है। तो हम क्या लिखेंगे कि उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुएं देश विदेश में बेचकर विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है और जिससे राष्ट्र धन में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक ना, कोई दिक्कत है इस प्रश्न पे? वो नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि हर एक प्रश्न आपको लगभग परीक्षा में लिखने के लायक आपको बता दिया जा रहा है, क्योंकि हर प्रश्न पे अगर हम लोग डिफिनेशन अगर बहुत अच्छे से अगर इस पे बात करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा चलेगा और आपको अभी समय की पाबंदी है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा है कि आजकल रेल इतने महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक ना, आज रेलवे इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? तो देखिए, रेल परिवहन एक जरिया है जिसमें यात्रियों और माल को पटरियों पर चलने वाले वाहन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। अगर हम देखें कि मान लीजिए रेल से क्या होता है कि भाई ट्रांसपोर्टिंग आसान हो गया, यानी कि ट्रांसपोर्ट करना आसान हो गया, माल सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आसानी हो गया है। ठीक ना, किसके कारण से? तो रेल के कारण। अगर हम लोग उसी को अगर सड़क परिवहन के माध्यम से, यानी कि ट्रक से अगर हम एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं तो उसमें क्या होगा, कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है। और वहीं अगर बात करते हैं हम लोग रेलवे की, तो रेलवे में ट्रांसपोर्टिंग खर्चा कम पड़ जाता है। यानी कि हम कहेंगे कि भैया रेलवे क्या है, एक जगह से दूसरे जगह सामान को ले जाने आने में मदद करती है। पारंपरिक रूप से रेल वाहनों के नीचे पहिए होते हैं जो स्टील की बनी दो पटरियों पर संतुलित रूप से चलते हैं, लेकिन आधुनिक काल में चुंबक के प्रभाव से पटरी के ऊपर लटक कर चलने वाले मैगलेव और एक पटरी पर चलने वाले मोनोरेल जैसी व्यवस्थाएं भी रेल व्यवस्था में गिनी जाती है। ठीक ना, रेल की पटरी पर चलने वाले वाहन अक्सर एक लंबी पंक्ति में एक दूसरे से जंजीर से जुड़े हुए डिब्बे होते हैं, यानी कि एक डिब्बा के बाद दूसरे डिब्बा से जुड़ा होता है। यानी कि रेल क्या होता है, लंबा। आप लोग सभी को रेल के बारे में जानते ही होंगे या फिर रेल देखे होंगे। अगर आप सामने से नहीं देखे होंगे तो टीवी में ज़रूर देखे होंगे या फिर फोटो में तो देखे होंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी को रेल भी बैठे भी होंगे, देखे भी होंगे, है कि नहीं? तो जिन्हें एक या फिर एक से अधिक कोयले, डीजल, बिजली या फिर अन्य किसी ऊर्जा से चलने वाला इंजन खींचता है। अधिकतर हम लोग बिजली वाला ही देखे होंगे, है ना, डीजल वाला या कोयला वाला सिर्फ हम लोग मूवी में देखे हैं। जैसे आप लोग कभी गदर मूवी देखे होंगे, तो गदर मूवी में जो ट्रेन चलता है वो ट्रेन किससे चल रहा है, कोयला से। आप लोग देखे होंगे, छोटा बच्चा भी क्या करता है, कोयला उसमें डाल रहा है कि नहीं? तो डीजल, बिजली या फिर अन्य ऊर्जा से चलने वाला इंजन इसको खींचता है। इस तरह से जुड़े हुए डिब्बों और इंजन को रेलगाड़ी या फिर ट्रेन बुलाया जाता है। यह महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें उद्योग और व्यापार को तेज़ी से विकसित किया जाता है। यानी कि देखिए, उद्योगों को जो कच्चे माल जो सप्लाई किया जाता है, आप देखते होंगे फैक्ट्री में जो कोयला आता है या जो कच्चा माल आता है वो किसके माध्यम से आता है, ट्रेन के माध्यम से। देखिए, अगर उसे ट्रक से अगर हम लाते हैं तो ट्रक में कॉस्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा पड़ जाएगा। लेकिन अगर ट्रेन से अगर ला रहे हैं तो कॉस्ट उसमें क्या होता है, कम लागत लग जाता है। तो व्यापार का तेज़ी से विकास किया गया, ठीक ना। यह कृषि से संबंधित वस्तुओं को लोगों तक पहुंचाने में रेल मार्ग की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं है इस प्रश्न पे। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में चाय के उत्पादन के लिए भौगोलिक स्थिति का वर्णन करें, ठीक ना। भारत में चाय के उत्पादन के लिए भौगोलिक स्थिति क्या होनी चाहिए। देखिए, चाय एक पेय पदार्थ है। हम लोग क्या जानते हैं कि भैया चाय हम लोग पीते हैं, सुबह सुबह आप देखते हैं या फिर होटल वगैरह में देखते हैं लोग चाय पीने के लिए ठहरते हैं। तो चाय क्या है, चाय एक पेय पदार्थ है और यह एक रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। चाय को अंग्रेजों ने भारत में लाए थे और चाय कृषि के लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु और ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। कैसा जलवायु भैया, तो जलवायु कैसा होना चाहिए, उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए। और इसके लिए मिट्टी कैसा होना चाहिए, तो ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी और साथ ही साथ सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्र में इसको उगाया जा सकता है। यानी कि अगर इसे अगर हम लोग समतल क्षेत्र में उगाते हैं तो समतल क्षेत्र में अगर इसके जड़ों में अगर जल का जमाव हो जाता है तो इनकी जड़ें क्या हो जाएगी, सड़ जाएगी। इसलिए इसे हल्का बौछार वाला पानी चाहिए, ठीक नहीं। यानी कि इसके पत्तियों को पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहाँ पे पानी जमा होकर नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए कैसा क्षेत्र चाहिए, ढलान क्षेत्र चाहिए, ठीक ना। तो चाय के लिए पूरे वर्ष कोष्ण नाम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। और चाय क्या है, एक श्रम प्रधान कृषि है। यानी कि चाय की खेती के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। आप देखते होंगे जैसे फोटो वीडियोज में देखते होंगे कि चाय का छोटा छोटा सा पत्ती को तोड़ा जाता है, ठीक ना। तो चाय क्या है, इसके लिए कुशल श्रमिक की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों।
अगला प्रश्न पूछा है कि भारत में कोयले के वितरण पर प्रकाश डालिए। ठीक ना, भारत में कौन कौन से क्षेत्र में कितना मात्रा में कोयला उपलब्ध है। ठीक ना, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों कि भारत में कोयले का लगभग 21,400 करोड़ टन क्या है, भंडार है। अगर हम भारत में बात करें कोयले का, तो भारत में कोयले का लगभग 21,400 करोड़ टन भंडार है। आजकल भारत में प्रतिवर्ष 33 करोड़ टन कोयला निकाला जा रहा है। ठीक ना, 33 करोड़ टन कोयला, यहाँ टर्न हो गया है तो यहाँ पे टन है। ठीक ना, 33 करोड़ टन कोयला निकाला जाता है। कोयले के अधिकांश क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। उत्पादन का 2/3 कोयला झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में निकाला जाता है। ठीक ना, शेष 1/3 कोयला आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। अगर हम बात करें मुख्य रूप से कोयला, तो कोयला कहाँ से हो रहा है भैया, तो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यही चारों राज्यों में अधिकतर कोयला पाया जाता है। बाकी कुछ दूसरे राज्यों में कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर हम प्रमुख 4 राज्यों का अगर बात करें तो सबसे पहला नंबर पे कौन है, हम लोग का झारखंड। ठीक ना, सबसे पहला नंबर में कौन है, तो हम लोग का झारखंड है। ठीक ना, झारखंड का कौन कौन से क्षेत्र में कोयला पाया जाता है, तो आप देख रहे हैं बोकारो, धनबाद, झरिया, ठीक ना, गिरिडीह और रामगढ़, इन क्षेत्रों में कोयला प्रमुख रूप से पाई जाती है। ठीक ना, मतलब बहुत मात्रा में यहाँ पे कोयला पाया जाता है। उसके बाद सेकेंड नंबर में आपका आ रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र कौन है, उमरिया, सुहागपुर। ठीक ना, उमरिया और सुहागपुर। छत्तीसगढ़ का बात करें तो यहाँ का कोरबा और अंबिकापुर। वहीं उड़ीसा का देखें तो संबलपुर और सुंदरगढ़। तो इन क्षेत्रों में कोयला प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि पूरे भारत का 1/3 यानी कि 75% कोयला इन चारों जगहों पे पाई जाती है। ठीक ना, और सबसे ज़्यादा कोयला का बात करें तो सबसे ज़्यादा कोयला भारत में कौन सा राज्य में पाया जाता है, तो झारखंड में। ठीक ना, झारखंड का दामोदर नदी के किनारे। ठीक ना, चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है बच्चों कि भारतीय सूती वस्त्र उद्योग किन किन समस्याओं का सामना कर रहा है। ठीक ना, भारतीय सूती वस्त्र उद्योग किन किन समस्याओं का सामना कर रहा है, इन समस्याओं को हल करने का उपाय बताएं। ठीक ना, कि आखिर सूती वस्त्र उद्योग कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ रहा है इनको, इसके लिए हमें क्या क्या, इसको हल करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, भारतीय सूती वस्त्र उद्योग निम्नलिखित समस्याओं का सामना कर रहा है। उसमें से कौन कौन समस्या हो गई भैया, तो हम क्या लिखेंगे कि भारतीय सूती वस्त्र उद्योग निम्नलिखित समस्याओं का सामना कर रहा है। कौन कौन सा, तो पहली समस्या यह है कि इस उद्योग को तकनीकी बहुत ही पुरानी और बेकार हो चुकी है। ठीक ना, भारतीय सूती वस्त्र का जो उद्योग का जो टेक्निक है वो टेक्निक क्या हो गया, बहुत ही पुराना हो गया। आज इसे आधुनिक टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। यानी कि पहली समस्या यह है कि उद्योग का जो भी मशीन है वो काफ़ी पुराना, अभी एडवांस मशीन की आवश्यकता है। ठीक ना, और सूती कपड़े की मिल बहुत पुरानी हो चुकी, जिस कारण उनके बनाए रखने पर बहुत खर्च आता है। भवन और मशीनरी जो कि जीर्ण अवस्था में, यानी कि बहुत जर्जर अवस्था में, यानी कि मशीन कभी भी धोखा दे सकता है, जिनके कारण उत्पादन खर्च बहुत आ जाता है। परिणाम स्वरूप बेकारी और औद्योगिक जड़ता उत्पन्न हो रही है। यानी कि अब देखिए, जितना ज़्यादा उससे कमाई नहीं हो रहा, उससे ज़्यादा क्या हो रहा है, लागत लग रहा है। यानी कि सामान का दाम बढ़ रहा है, तो विदेशी सामान में क्या हो रहा है कि ये दूसरे देश के सामान के साथ ये टक्कर नहीं दे पा रहा है। यानी कि क्या आवश्यकता है कि भैया कि यहाँ का अगर उन्नत टेक्नोलॉजी वाला अगर मशीन अगर लगाया जाता है तो उससे क्या होगा कि कम समय में ज़्यादा कपड़े का उत्पादन होगा और लागत कम होगा, तो जिससे क्या होगा, मुनाफा ज़्यादा होगा। ठीक ना, तो हमारे देश में पैदा होने वाले कपास लंबे रेशे वाली नहीं होती, इसलिए हमें लंबे रेशे वाली कपास का विदेशी विशेषकर मिस्र से आयात करना पड़ता है। यानी कि हमारे देश में लंबे रेशे वाला कपास का उत्पादन नहीं होता है। यह भी हमारे लिए क्या है, प्रमुख समस्या है। अब हमें ज़रूरत क्या है, लंबे रेशे की। ठीक ना, तो यह भी हमारे लिए क्या है, समस्या है, एक समस्या का कारण है।
तो समस्याओं को हल करने के लिए हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं, ये तो अभी तक हम लोग समस्या के बारे में बात की, अब इसको हल करने का क्या उपाय कर सकते हैं। तो भैया हमें पुरानी तकनीक में सुधार करके सूती वस्त्र बनाने का नवीनतम तकनीकी अपनाने की आवश्यकता है, यानी कि पुराने मशीनों की जगह हमें नई मशीन लगाने की आवश्यकता है, ठीक ना। और सूती कपड़ों की मिलों एवं कारखानों में निपुणता और बचत लानी होगी ताकि फिजूल खर्च को रोका जा सके, और यह इसलिए आवश्यक है कि हमें मिल बंद ना करनी पड़े और कारीगरों की छटनी करने का नौबत ना आए। यानी कि देखिए, अगर मान लीजिए मिल मालिक को कमाई वहाँ से नहीं हो रहा है तो वहाँ से क्या करेगा, वो मजदूर को हटाएगा और मजदूर कम लगाएगा, ठीक ना, ताकि उसको भी फ़ायदा हो सके। अगर हम उन्नत टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो इससे मजदूर को भी हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जो वहाँ का मालिक है उसको भी मुनाफा ज़्यादा होगा, ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए, इसी में कि हमें अपने देश में ही लंबे रेशे के कपास का उत्पादन करना चाहिए ताकि विदेशी मुद्रा के बचत के साथ साथ कपड़ा भी बढ़िया बनाया जा सके। यानी कि हमारे देश में ही जो हम लोग मिस्र से मंगा रहे हैं उसको अपने ही देश में उसका उत्पादन करेंगे, ताकि क्या होगा, ताकि हमारा विदेशी मुद्रा खर्चा नहीं होगा, ठीक है ना, विदेश को हम पैसा नहीं देना पड़ेगा और हमको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा इससे होगा, ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया बच्चों कि परिवहन क्यों आवश्यक है, ठीक ना। पूछा गया क्या कि परिवहन हमारे लिए भैया क्यों आवश्यक है, ठीक ना। तो हम क्या लिखेंगे कि भैया परिवहन किसी भी देश के अर्थव्यवस्था का आधार होता है। परिवहन क्या है, तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। परिवहन आवागमन का साधन होता है। यह कृषि और उद्योग, व्यापार और संचार के विकास में क्या होता है, सहायक होता है, ठीक ना। यह किसी देश के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में यह क्या होता है, सहायक होता है। यानी क्या लिखेंगे कि भैया कि परिवहन किसी भी देश के अर्थव्यवस्था का आधार होता है और परिवहन आवागमन का साधन होता है। यह कृषि और उद्योग, व्यापार और संचार के विकास में क्या करता है, मदद करता है, यानी कि यह सहायक होता है। यह किसी भी देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में भी क्या होता है, यह सहायक होता है, ठीक ना। परिवहन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में यह हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा मददगार है। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि वन संरक्षण के उपयोग का वर्णन करें, ठीक ना। वन संरक्षण क्या है और इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका क्या उपयोग है। देखिए वन संरक्षण के निम्नलिखित उपाय है। क्या क्या उपाय है बच्चों, तो वनों का अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। यानी कि जितना तेजी से आज जंगल की कटाई हो रही है इसको रोकने की आवश्यकता है, अन्यथा जंगल पूरी तरह से क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। फिर दूसरा और क्या कारण है भैया, तो क्या चीज़ है, कैसे कर सकते हैं, तो अति चराई पर रोक लगा के। जंगल में जो इतने ज़्यादा मवेशी या फिर जानवर जो चराए जाते हैं, जिससे क्या हो रहा है, जंगली घास खत्म हो रहा है और जो जंगल का जो पेड़ पौधा है उसे वो क्या कर रही है, तोड़ रही है, उसे ख़त्म कर रही है, खा रही है। तो उससे भी क्या हो रहा है कि हमारे जंगल को नुकसान हो रहा है। वनों से वृक्ष काटने पर उनके स्थान पर वृक्षारोपण करना आवश्यक है। यानी कि हम जितना तेज़ी से जंगल को काट रहे हैं उतना उससे कहीं ज़्यादा हमें पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता है, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास हमको सांस लेने के लिए भी दिक्कत हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्षेत्रों का निर्धारण करना चाहिए कि हमें कौन कौन से क्षेत्र में पेड़ लगाने की आवश्यकता है, ठीक ना, हमें कौन कौन से क्षेत्र में पेड़ लगाने की और ज़्यादा आवश्यकता है। वन क्षेत्रों को संरक्षित करने की नितांत आवश्यकता है, ठीक ना। वनों को हानिकारक कीड़े मकोड़े, बीमारियों आदि से सुरक्षित रखना, ठीक ना। लकड़ी के ईंधन का उपयोग कम से कम हो उसके लिए पूर्व साधनों का विकास किया जाए, ठीक ना। तो हमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक ना, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, तो वन संरक्षण कर सकते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न पूछा गया बच्चों आपसे व्याख्या करें कि जल किस प्रकार से नवीकरण योग्य संसाधन है, ठीक ना। यानी कि अगर हम कहते हैं कि जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है तो
कैसे, क्यों है? तो देखिए, जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। प्रकृति में जल एक चक्र द्वारा हमेशा गतिशील रहता है जो हमें उपलब्ध रहता है। उदाहरण स्वरूप जल का प्रयोग हम अपने घरों, उद्योगों आदि में करते हैं। फिर वह जल नाले नालियों द्वारा किसी नदी तक पहुंचता है या फिर पृथ्वी में गिर जाता है, पृथ्वी में सिर मतलब पृथ्वी के नीचे वो चला जाता है। ठीक ना, हम लोग देखते हैं ना कि कोई जैसे बारिश के समय में पानी पूरा खेत में भर गया, फिर वो पानी खेत में ही सूख जाता है तो वो रिसते हुए नीचे चल जाता है। ठीक ना, यानी रिसर जाता है। नदियों में पहुंचने वाला जल अंततः समुद्र में जाकर गिरता है। वायुमंडल समुद्र में से आर्द्रता ग्रहण करता है जो बादल बनने में सहायक है। बादलों के कारण वर्षा होती है और इस प्रकार जल पुनः पृथ्वी पर क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। ठीक ना, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जल जो है वो पुनः क्या होता है, पृथ्वी पर लौट जाता है और हमें उपलब्ध हो जाती है। तो इसके अलावा सूर्य की गर्मी के कारण जल का वाष्पीकरण होता है और जलवाष्प हवा में संघनित होकर बादलों में बदल जाता है और यह संघनित जलवाष्प वर्षा अथवा बर्फ के रूप में धरती पर वो पुनः क्या होता है, गिरता है। यानी कि जो पानी है, पानी जब इस पे ये जो मान लीजिए नदी है, ठीक ना, नदी में जब सूर्य का प्रकाश पड़ा तो यहाँ का पानी क्या हो गया, वाष्प बन के और बादल बना और फिर बादल क्या हो जाता है, फिर नीचे गिर के बारिश की बूंदे के रूप में फिर से गिर जाता है। यानी कि जलवाष्प में संघनित होकर बादलों में बदल जाता है और यह संघनित जलवाष्प वर्षा अथवा बर्फ के रूप में फिर से क्या हो जाता है, धरती पर गिरता है और धरती से जल द्वारा सागरों में पहुंचता है। फिर जल का वाष्पीकरण होता है। इस प्रकार जलीय चक्र सदैव क्या होते रहता है, गतिशील रहता है। यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। यानी कि जल जो है ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर से नीचे आया, तो इसी चक्र को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो ये जल चक्र हो गया। ठीक ना, चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जैव विविधता के 2 लाभ बताएं। ठीक ना, जैव विविधता के हमें क्या क्या लाभ देखने को मिलते हैं। तो जैव विविधता के 2 लाभ निम्नलिखित है। कौन कौन से? सर्वप्रथम हमारी प्राकृतिक संपदा विशेषकर विभिन्न जीव जंतु प्रकृति के सौंदर्य को 4 चांद लगा देते हैं और धरती को स्वर्ग का रूप दे देते हैं। ठीक ना, हम लोग क्या लिखेंगे कि भैया सर्वप्रथम हमारे प्राकृतिक संपदा विशेषकर विभिन्न जीव जंतु प्रकृति के सौंदर्य को 4 चांद लगा देते हैं और धरती को स्वर्ग का रूप दे देते हैं। भारत के प्राकृतिक संपदा और वन्य प्राणियों को देखने के लिए हर वर्ष अनेक पर्यटक भारत आते रहते हैं। इस प्रकार अनजाने में भारत को बहुत से विदेशी मुद्रा क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक ना, हम लोग क्या लिखेंगे कि भैया भारत के प्राकृतिक संपदा और वन्य प्राणियों को देखने के लिए हर साल बाहर से लोग भारत आ रहे हैं। ठीक ना, इसलिए हमारा पर्यटक स्थल विकसित हो रहा है। ठीक ना, इससे भारत देश को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो इससे भारत आते और इस प्रकार अनजाने में भारत को बहुत सी विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हो जाती है। ठीक ना, चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न हम लोग लिखेंगे कि भारत में रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करें। यानी कि भारत में रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर पूछा गया। ठीक ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि भारत में मुख्यतः 3 फसलों का उत्पादन किया जाता है। कौन कौन सा? एक हो गया रबी फसल, एक हो गया खरीफ फसल और दूसरा और तीसरा क्या हो गया, जायद फसल। परंतु मुख्यतः 2 फसलों को ही माना जाता है। कौन कौन? एक हो गया आपका रबी फसल और दूसरा क्या हो गया, खरीफ फसल। तो देखिए रबी फसल का पहले बात करते हैं। क्या लिखेंगे कि यह फसल को अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और इस फसल को जून जुलाई में लगाया जाता है। अब इसको अक्टूबर नवंबर में लगा करके मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, जबकि इसी का बात करें तो जून जुलाई में लगाया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। ठीक ना, ये तो हो गया पहला अंतर। फिर क्या लिखेंगे कि यह फसल शीतकाल के मौसम में शुरू होता है। ठीक ना, यह फसल शीतकाल के मौसम में शुरू होता है और यह फसल मौसमी मानसून के आगमन अर्थात वर्षा ऋतु से शुरू होता है। ठीक ना, तो यह शीतकाल के मौसम से शुरू होता है और ग्रीष्मकाल के आगमन तक यह रहता है। बाकी क्या हो गया, खत्म हो गया। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि ठंडा के सीजन में आलू लगाएं, जैसे जैसे अभी गर्मी आएगा आलू खत्म हो गया। तो आलू क्या है, आलू हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, तो ये सभी कौन है, तो भैया ये सभी रबी फसल है। ठीक ना, तो यह वर्षा ऋतु से शुरू होती है और शीत ऋतु के आरंभ तक ये रहती है। यानी कि जैसे ही ठंडा का मौसम आएगा और ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक ना, तो रबी फसल के अंतर्गत आपका क्या क्या आ गया, गेहूँ, चावल, जौ, चना,
चना, असली, कोरिया, सरसों इत्यादि, ठीक ना। ये सभी क्या है, तो ये सभी रबी फसल के उदाहरण हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं खरीफ फसल का, तो इस मौसम में होने वाले प्रमुख कृषि फसलें हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, उड़द इत्यादि। ये सभी क्या हैं, तो ये सभी खरीफ फसल के उदाहरण हैं। तो इस तरह से भारत में मुख्यतः दो प्रकार के फसल का उत्पादन होता है, जो अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलों का उत्पादन होता है, जिसमें रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर है, ठीक ना। ये रहा आपका रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर, ठीक ना। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भैया खनिज क्या है और इसका आर्थिक महत्व क्या है। हम लोग खनिज कहते किसको और ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ये इसका हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, ठीक ना। क्यों महत्व, क्या महत्व है, तो क्या लिखेंगे कि खनिज प्राकृतिक रासायनिक यौगिक है जिसमें संगठन और संरचना स्वरूप में समानता पाई जाती है और यह सेलों और अयस्कों के अवयव हैं। इनकी उत्पत्ति भूगर्भ में हो रही विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा हुई है, ठीक ना। हम लोग क्या लिखेंगे कि भैया खनिज हम लोग कहते किसको हैं, तो खनिज एक प्राकृतिक रासायनिक यौगिक है और इसमें संगठन और संरचना स्वरूप समानता पाई जाती है, ठीक ना। और ये सेलों और अयस्कों के अवयव है। इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो भूगर्भ में हो रही है और विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा यह हुई है। तो यह हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, तो क्यों है, तो खनिजों का अपना विशेष महत्व होता है क्योंकि मानव की प्रगति में इनका बहुत अधिक क्या है, योगदान रहा। आज जितनी तेज़ी से मानव प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है, इसमें सबसे अधिक भूमिका किसका है बच्चों, तो किसका है, खनिजों का है। खनिज के बिना उन्नति क्या है, संभव ही नहीं है। औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिजों को भारी प्रयोग किया जाना भी उनके आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालता है, ठीक ना। और क्या लिखेंगे हम लोग, तो इतना ही लिखेंगे। फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि नवीकरण संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। यानी कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि इस संसाधन का प्रयोग बार बार किया जाता है, किसका, नवीकरण संसाधन का, यानी कि यह समाप्त नहीं हो सकता है, इसका पुनःचक्रण किया जा सकता है, इसको हम लोग बार बार प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि इस संसाधन का प्रयोग बार बार किया जा सकता है और इस संसाधन का पुनः निर्माण प्रकृति के द्वारा पुनः किया जाता है। यानी कि प्रकृति यह सामान तुरंत हमें उपलब्ध करा देती है, यानी कि इस संसाधन का पुनर्निर्माण प्रकृति के द्वारा पुनः किया जाता है, ठीक ना। और नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है आपके जल हो गया, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सभी क्या है, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। वहीं अगर हम बात करते हैं अनवीकरण संसाधन का, तो क्या लिखेंगे, तो इन संसाधनों का उपयोग करने के बाद ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यानी कि अनवीकरणीय संसाधन का जब हम लोग एक बार उपयोग करते हैं, इसके बाद ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक ना। इस संसाधन का पुनर्निर्माण नहीं हो पाता, यानी कि यह सामान हमें फिर तुरंत हम इसको नहीं बना सकते, इसके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। तो अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण में आपका कौन आ गया, खनिज संसाधन, कोयला, लौह, अयस्क, ये सभी क्या है, तो ये सभी अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। और नवीकरणीय संसाधन जो हम तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, जो समाप्त नहीं हो सकता है, लेकिन अनवीकरण संसाधन जो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एक बार अगर ये समाप्त हो गया तो इसके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का क्या लग जाता है, समय लग जाता है, ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में यानी कि कितने भागों में बांटा गया है, इसकी व्याख्या करें। तो देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया बच्चों, तो मुख्यतः इसे 4 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। देखिए पहला आपका हो गया व्यक्तिगत संसाधन, फिर हो गया आपका सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, फिर राष्ट्रीय संसाधन और अगला क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देखिए ऐसे संसाधन जो व्यक्तिगत या फिर निजी संपत्ति होता है, जैसे कि मकान, बाग, कुआं, भूमि, ये सभी कौन से संसाधन है, तो ये सभी व्यक्तिगत संसाधन, ठीक ना। यानी कि ऐसे संसाधन जो व्यक्तिगत या फिर निजी संपत्ति होती है जिसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, जैसे आपका घर हो गया,
ठीक ना, आपका खेत हो गया, तो ये उसमें किसी और का हक अधिकार है क्या? नहीं, उसमें सिर्फ आपका अधिकार है। जैसे आपका मकान हो गया, बगीचा हो गया, कुआं हो गया, तो वैसे संसाधन जो किसी एक व्यक्ति का होता है या निजी संपत्ति होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। लेकिन फिर आपका हो गया सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन मतलब एक पूरे समुदाय का वो है, उसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं रहता है या फिर पूरे देश का भी अधिकार नहीं, वहाँ के कुछ लोगों का उस पर अधिकार है। उसे हम क्या कहते हैं? सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। यानी कि ऐसे संसाधन जिसका उपयोग समुदाय के सभी लोग कर सकते हैं, जैसे कि शमशान भूमि, तालाब, पिकनिक स्थल, खेल का मैदान, तो ये सभी क्या है? तो ये सभी सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन है, ठीक ना। फिर अगला हम लिखेंगे राष्ट्रीय संसाधन। फिर क्या लिखेंगे बच्चों? राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि ऐसे संसाधन जो देश की संपत्ति है अर्थात सरकार के अधीन में है, ठीक है। ऐसे संसाधन जो देश की संपत्ति है अर्थात सरकार के अधीन में है, जैसे कि सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव संसाधन, ये सभी क्या है? तो ये सभी क्या है बच्चों? तो ये सभी राष्ट्रीय संसाधन है जो कि पूरे राष्ट्र के सभी लोगों का उस पर अधिकार है, ठीक ना। जिस पर पूरे राष्ट्र के सभी लोगों का अधिकार है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे, ठीक ना। फिर बात आता है कि भैया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे? तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नियंत्रित करती है, जैसे कि तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से बाहर खुले महासागरीय क्षेत्र, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। यानी कि संसाधन के हम लोग चार भाग देखें, ठीक ना। कौन कौन सा? एक हो गया व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अगर आपको ये 4 नाम याद है तो आप इसी से भी काम चला सकते हैं और उससे आप लोग उसका डेफिनेशन भी तैयार कर सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न पूछा है बच्चों कि भारत के 3 पाइपलाइनों के महत्वपूर्ण परिवहन जाल का ब्यौरा देते हुए पाइपलाइन व्यवस्था का वर्णन करें। तो हम क्या लिखेंगे कि भैया भारत में फैले हुए 3 पाइपलाइनों के महत्वपूर्ण जाल वर्णन है। कौन कौन सा? तो भैया ऊपरी असम तेल क्षेत्र से लेकर उत्तर प्रदेश में कानपुर तक यह पाइपलाइन गुवाहाटी, बैरोनी और इलाहाबाद होकर जाती है। इसकी शाखाएं बैरानी से राजबंद होकर हल्दिया, राजबंद से मैरीग्राम तथा सिलीगुड़ी से गुवाहाटी तक फैली है, ठीक ना। ऊपरी असम तेल क्षेत्र से लेकर उत्तर प्रदेश में कानपुर तक। फिर दूसरा क्या है कि गुजरात में सलाया से लेकर पंजाब में जालंधर तक यह पाइपलाइन वीरमगाम, मथुरा, दिल्ली, पानीपत होकर जाती है। इसकी शाखाएं कोयली, चाक सधु और अन्य स्थानों को यह जोड़ती है। और तीसरा क्या है? गुजरात में हजीरा से लेकर उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर तक गैस पाइपलाइन, यह गैस पाइपलाइन मध्य प्रदेश में विजयपुर होकर जाती है। इसकी शाखाएं कोटा, शाहजहांपुर तथा उत्तर बासिन पाइपलाइन से होकर यह जुड़ी हुई है, ठीक ना। तो अभी तक हम लोग लगभग 20-25 प्रश्न देखें और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के पास ज़रूर शेयर करें ताकि उसको भी परीक्षा की तैयारी करने में मदद हो। तो फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।